आज की इस वीडियो में हम यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुआ, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई तरीके से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और लगभग हर साल आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद, यानी यूरोप की संस्कृति और राष्ट्रवाद के बीच की कड़ी के रूप में काम करती है वहाँ की संस्कृति। तो यूरोप की संस्कृति के कौन कौन से ऐसे तत्व थे जिसने राष्ट्रवाद को विकसित किया, इसी को लेकर ये क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को और कितने तरीके से पूछा जाता है। एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन लेकिन अलग तरीके से पूछा जाता है, संस्कृति ने 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरणों के साथ कथन का समर्थन करें। क्वेश्चन वही है लेकिन कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। फिर और एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्र के विचार को बनाने में संस्कृति ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरणों के साथ समझाइए। आप यहाँ पे साल भी देख सकते हैं, 2015, 16, 2013। और एक क्वेश्चन है इसी का, और वो है 1830 से 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को आकार देने में संस्कृति की भूमिका का वर्णन करें। तो इस तरह से आप इन चारों क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है लेकिन इसको कुछ अलग अलग ढंग से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है, संस्कृति ने राष्ट्रवाद को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी भी देश की संस्कृति उस राष्ट्र के विचार को बनाने में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। कला और कविता, कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और आकार देने में मदद की। अब वहाँ की जो कला थी, कविता, कहानी, फिर संगीत, वो राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और आकार देने में मदद करती है। जैसे यहाँ पर भी जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत में, तो भी उस समय क्या हुआ थे, बहुत सारे राष्ट्रवादी होने के समय में क्या हुआ था, बहुत सारे राष्ट्रगीत, फिर राष्ट्रगान, देशभक्ति गीतों का निर्माण किया गया था उस समय आंदोलन को जोर प्रदान करने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, ये कला, कविता, कहानी और संगीत जो है, ये क्या करती है, राष्ट्रवादी भावनाओं को आकार देने में मदद करती है। स्वच्छंदतावाद ने राष्ट्रवादी भावनाओं के एक विशेष रूप को विकसित करने में मदद की। इस तरह से जो स्वच्छंदतावाद है वो राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या हुआ, एक विशेष रूप से व्यक्त करने में मदद किया। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, अब हम पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, रोमांटिक कलाकारों और कवियों ने आमतौर पर कारण और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। जो रोमांटिक कलाकार थे उन्होंने कवि और जो कवि थे वे क्या किए, कारण और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करने लगे। दूसरा जो पॉइंट है, उन्होंने राष्ट्र के आधार के रूप में एक साझा सामूहिक विरासत, एक सामान्य सांस्कृतिक अतीत की भावना पैदा करने के लिए भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्य भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है, जर्मन दार्शनिक जोहान गॉटफील्ड ने लोकगीतों और कविताओं और लोक नृत्यों के माध्यम से राष्ट्र की सच्ची भावना को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की। अब यहाँ पे जो जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है, जोहान गॉटफील्ड, उन्होंने क्या किया, लोकगीत, लोक कविता और लोक नृत्य के माध्यम से क्या किया, राष्ट्र में जो राष्ट्रवादी भावना थी उसको लोकप्रिय बनाने की कोशिश में लग गए। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है, स्थानीय भाषा और स्थानीय लोक कथाओं के संग्रह पर एक प्राचीन राष्ट्रीय भावना को पुनर्जीवित करने और आधुनिक राष्ट्रवादी संदेश को बड़े दर्शकों तक ले जाने के लिए था, जो ज़्यादातर अशिक्षित थे। अब क्या हुआ, इसमें जो स्थानीय भाषा थी वहाँ की और स्थानीय जो लोक कथाएं प्रचलित थी
उनके संग्रह पर जोर दिया गया। एक प्राचीन राष्ट्रीय भावना को पुनर्जीवित करने के लिए और आधुनिक राष्ट्रवादी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया गया था, स्थानीय भाषा का व्यवहार किया गया था, ताकि क्या हो, जो अशिक्षित लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित रहे हैं, उन्हें भी राष्ट्रवादी भावना उनके मन में भी आए। ठीक है। फिर पांचवा जो पॉइंट है वो है पोलैंड में, जिसे महाशक्तियों ने विभाजित किया था, राष्ट्रीय भावनाओं को संगीत और भाषा के माध्यम से जीवित रखा था। करोल कुरपंसी ने अपने ओपेरा और संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष का जश्न मनाया। पोलोनेज और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रवादी प्रतीकों में बदल दिया गया। अब क्या है, पोलैंड में क्या हुआ, पोलैंड में जिसे महाशक्तियों ने विभाजित किया था, राष्ट्रीय भावनाओं को संगीत और भाषा के माध्यम से जीवित रखा। राष्ट्रीय भावना को भाषा और संगीत के माध्यम से जीवित रखा। करोल कुरपिक्सी ने क्या किया था, अपने ओपेरा और संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष का जश्न मनाया था। और जो पोलोनेज और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रवादी प्रतीकों के रूप में बदल दिया गया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाषा ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो वहाँ की भाषा होती है वो भी क्या करती है, किसी देश के राष्ट्रवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका का पालन करती है। इसके बाद क्या हुआ था, वहाँ के जो भाषा थी उसने किस तरह से उसके राष्ट्रवाद में भूमिका निभाई थी। अब हम इसके पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबटाइटल बनाने छोटे छोटे, जैसे रोमन संख्या में 1 2 3 या फिर ABCD करके भी आप इसे बना सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो होगा रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बाहर कर दिया गया और रूसी भाषा को हर जगह थोप दिया गया। रूसी कब्जे के बाद क्या हुआ, जो पोलिश भाषा थी उसको स्कूलों में जो वो चलता था उसको वहाँ से हटा दिया गया और रूसी भाषा को ही हर जगह पर थोप दिया गया। यानी सभी को क्या करना है, रूसी भाषा का ही उपयोग करना है। दूसरा पॉइंट, 1831 में रूसी शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह को कुचल दिया गया। 1831 में क्या हुआ, रूसी शासन के विरुद्ध जो सशस्त्र विद्रोह हुआ था उसको भी कुचल दिया गया। इसके बाद पोलैंड में कई पादरी वर्ग ने भाषा को राष्ट्रीय प्रतिरोध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। अब क्या हुआ, इसके बाद पोलैंड में क्या हुआ, कई जो पादरी वर्ग थे उन्होंने भाषा के राष्ट्रीय प्रतिरोध को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है चर्च और सभाओं और सभी निर्देशों के लिए पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे चर्च और जो भी सभा होती थी उसके सभी निर्देशों के लिए पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। अब एक बात आपको बता दें, पोलिश जो भाषा है ये पोलैंड की भाषा थी। ठीक है, जबकि उस पर क्या किया गया था, रूसी भाषा को थोपा जा रहा था। पोलिश भाषा के इस्तेमाल को रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। अब क्या हुआ, उस समय पोलिश भाषा अब रूस की भाषा थोप दी जा रही थी रूसी भाषा को, तो इन्होंने पोलिश भाषा का इस्तेमाल करके रूस के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक इसे देखने लगे। उसके बाद जो पॉइंट है वो है इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। अब ऐसा पादरी लोग कर रहे थे तो इसलिए क्या हुआ, पादरी और जो बिशप थे उनको जेल में डाल दिया गया या रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा के तौर पर साइबेरिया भेज दिया गया। अब क्या किया, जब देख रहा है जो पादरी और बिशप लोग उनकी बातें नहीं मान रहे हैं, तब उन्होंने क्या किया, उन्हें सजा के तौर पर साइबेरिया भेज दिया गया या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन पोलिश भाषा का इस्तेमाल रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन इस तरह से जैसे रूसी अधिकारी इससे चिढ़ रहे थे तो लोगों ने इन्हें क्या किया, और भी गुस्सा दिलाने के लिए, इसके रूसी प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए क्या किया, और भी अधिक पोलिश भाषा का इस्तेमाल पर जोर देने लगा और इसे एक राष्ट्रवादी हथियार के रूप में भी देखा। तो इस तरह से वहाँ की भाषा ने भी वहाँ पर राष्ट्रवाद के विकास में काफ़ी हद तक
मदद की थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक किसी देश के जो राष्ट्रवाद होता है उसमें उसकी संस्कृति भाषा का भी एक योगदान रहता है। तो ये था यूरोप की राष्ट्रवाद में संस्कृति का योगदान, भूमिका। ठीक है, इसको बहुत तरीके से पूछा जाता है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए चैनल पर ज़रूर बने रहे। और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर देने का कोशिश करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।